बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Dear students of class 6, we have started chapter number 5, atoms, molecules, mixtures and compounds. In this chapter, we have discussed atoms, molecules, elements, classification of elements and compounds. Today we will discuss our next topic, that is mixtures. So class, there are the 4 terms in this chapter: atoms, molecules, mixtures and compounds. आप इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक मिक्सचर लास्ट टॉपिक है जो आज रह गया है, और फिर मिक्सचर के अलावा फिर हम इनके यूजेस भी पढ़ेंगे और इसके बाद इसमें कुछ और प्रोसेसेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, आपको पता है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूल की ही टाइप है कंपाउंड, जिसमें डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं। ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है मिक्सचर्स। सो क्लास, व्हाट आर मिक्सचर्स? व्हेन two or more substances are mixed together and there is no chemical change, then mixtures are formed. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया है लेकिन उनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। जैसे मैंने आपको बताया था कि केमिकल चेंज कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आपको याद होगा एटम का स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें इन्वॉल्व होंगे, एज यू हैव ऑलरेडी रेड दैट देयर शुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये पढ़ा है हमने स्टार्ट में कि आउटर मोस्ट एलिमेंट में, ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जिस चीज़ में भी इलेक्ट्रॉन्स शामिल होते हैं उसमें केमिकल चेंज होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स शामिल नहीं है, फिजिकली आपने दो चीज़ों को कंबाइन किया है, सो उसमें केमिकल चेंज नहीं होगा और वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। मिक्सचर को आप इजीली डेली लाइफ से एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि है शरबत, an example given on your book as well. वो एक मिक्सचर है। शरबत में आप पानी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं या लेमन डाल रहे हैं या कोई और पाउडर डाल रहे हैं, दैट इज़ अ मिक्सचर। ओके, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हैं। उसके अलावा है सैलड। सैलड इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। सैलड, अगर फ्रूट सैलड, वेजिटेबल्स, उसमें क्या होता है, आप कुछ वेजिटेबल्स कट करते हैं, उनको मिक्स करते हैं और सैलड बन जाती है। सो अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड हियर। ओके, तो मिक्सचर्स में क्या होता है? मिक्सचर्स में आप जिस भी चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं वो, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि मिक्सचर की टाइप्स क्या होती हैं। So there are 2 types of mixtures, homogeneous and heterogeneous. Okay, homo means same and hetero means different. Okay, homogeneous mixtures वो होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है और heterogeneous होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस नहीं होती है। यूनिफॉर्म अपीयरेंस और नॉन यूनिफॉर्म अपीयरेंस, क्या मतलब है इसका? यू विल सी दिस हियर। दीज आर 2 glasses. Okay, in first one you want to describe homogeneous and in next one you want to describe heterogeneous. We are studying types of mixtures.
टू टाइप्स आर देयर, होमो एंड हेट्रो। होमो का मतलब है कि ओवरऑल सारी अपीयरेंस जो है, अपीयरेंस का मतलब है जैसे हमें नज़र आ रहा है वो ओवरऑल एक जैसी होगी, लेकिन अगर वो डिफरेंट होगी तो वो हेट्रो में शामिल होगी। जैसे कि क्लास आप एग्जाम्पल लेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपली यू हैव एडेड वाटर एंड देन सॉल्ट। सो व्हाट विल हैपन, आप पानी लें और उसके अंदर नमक डालें, उसको आप मिक्स कर दें, तो क्या होगा, आप उसको ऑब्जर्व करें बिल्कुल क्लीन। जिस तरह पानी होता है, पानी में नमक डाल के उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि ये अगर ग्लास है तो अंदर सॉल्ट पार्टिकल जिस तरह आपको नज़र आए, नहीं, दे आर डिजॉल्व इन वाटर, इस तरह सस्पेंड नहीं होते, डिजॉल्व हो जाते हैं। सो दिस विल बी अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस। ओके, दूसरा है हेट्रो। हेट्रो में क्या करेंगे, सिमिलरली यू विल ऐड वाटर, ये वाटर है, जैसे यहाँ पे भी ये वाटर है, so this is water and you will add oil, यहाँ पे ये मिक्स हो जाएंगे। ओके क्लास, जब भी आप पानी के अंदर ऑयल को मिक्स करते हैं, सो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट कॉम्पोजिशन की होती हैं, इसलिए ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे होगा कि नीचे अगर आपने पानी डाला है तो ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा और जहाँ पे ये दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं वहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि ऑयल जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। सो इसकी अपीयरेंस यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म अपीयरेंस का मतलब होता है कि ओवरऑल एक जैसी, जैसे कि वाटर के अंदर सॉल्ट डालेंगे तो ओवरऑल एक जैसी अपीयरेंस होगी, जबकि वाटर के अंदर अगर आप ऑयल ऐड कर रहे हैं, सो देयर विल be a problem or a junction between water and oil and there will not be a uniform appearance in this case. Okay class, तो आपने ये एक्सपेरिमेंट आप इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं। 2 ग्लास लें, उसमें आप पानी डालें, एक में आपने नमक डालना है और एक में आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। So you will see the difference between the appearance of both the glasses. ओके, दोनों ग्लासेस में जो वाटर की अपीयरेंस है उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा एंड यू विल ईजीली ऑब्जर्व हाउ अ मिक्सचर इज होमोजीनियस एंड हाउ अ मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो हम केमिकली कंबाइन नहीं होते, किसी भी चीज़ को, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं, सो इट बिकम्स अ मिक्सचर एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो लेट अस रीड इट फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 50, मिक्सचर्स। When 2 or more substances are mixed in such a way, open your books class, if I have not mentioned it earlier. Open your books, page number 50, mixtures, read it with me and put your fingers there. Mixtures, when 2 or more substances are mixed in such a way that no chemical change takes place, the combination is called mixture. Parts of a mixture can be separated easily because they are not chemically combined. So इसमें जैसे कि कोई chemical composition नहीं है तो इसलिए इनको आप इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि सैलेड की ही एग्जांपल ले लें, सैलेड्स में अगर आप चाहें तो आप तमाम वेजिटेबल्स जो भी आपने डाली हैं, सपोज अनियन है, कोकम्बर है, टोमेटो है, तो उनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ऑल द पार्ट्स इन अ मिक्सचर कीप देयर ऑन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेंटेन रहती हैं। जैसे कि आपने कंपाउंड में पढ़ा था, कंपाउंड में आपने पढ़ा कि जी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, सो इट इज़ बिकमिंग वाटर। दीज 2 वर गैसेस एंड दिस वॉज लिक्विड, तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, लेकिन मिक्सचर में चेंज नहीं होता। अगर आप सैलेड बना रहे हैं, टोमेटो है, टोमेटो ही रहेगा, अनियन है, अनियन ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं।
For example, salad in a bowl is a mixture of different fruits and vegetables. You can taste them. How could you separate iron buttons from a mixture of different buttons? So there is a question on your book. How could you separate iron buttons from a mixture of different buttons? So class, any guesses? Then how will you separate? आपको एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें डिफरेंट काइंड्स के बटन्स हैं, उसमें से आपने सिर्फ आयरन बटन्स निकालने हैं. So what will you do? Yes, you will use a magnet. By using magnet. मैग्नेट आपको पता है आयरन को अट्रैक्ट करता है. आप जैसे ही उस मिक्सचर के पास आयरन को लेके जाएंगे, मैग्नेट को लेके जाएंगे, तो आयरन के बटन मैग्नेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह आप आयरन बटन्स को मिक्सचर से अलग कर लेंगे. A mixture may be homogeneous or heterogeneous. A homogeneous mixture has uniform appearance throughout. For example, a mixture of sugar or salt dissolved in water. A heterogeneous mixture does not have uniform appearance throughout. This mixture is made of different parts. For example, a mixture of oil and water. तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. Oil and water in heterogeneous and salt and water in homogeneous. Next, we will move towards uses of compounds and mixtures. Okay, compounds और mixtures में difference आपको यही मैंने बता दिया है कि compound जो है उसके जो elements हैं उनकी प्रॉपर्टी कुछ और होती है और कंपाउंड की प्रॉपर्टी कुछ और होती है. लेकिन मिक्सचर जब आप बनाते हैं तो जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो मिक्सचर बनने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टीज वैसी ही रहेंगी. नाउ वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ बोथ. इन दोनों के हमने यूजेस डिस्क्राइब करने हैं. फॉर व्हाट पर्पस वी यूज देम. जिस तरह आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस देखे हैं. So there are also uses of mixtures and compounds as well. पेज नंबर 51 है. हम साथ साथ इसे पढ़ेंगे बुक से और साथ साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे. We use a number of compounds and mixtures in our everyday life. Water is used in homes, in industries and in agriculture. Without water, life is impossible. That is what you already know. Water की example आप इस चैप्टर के स्टार्ट से पढ़े हैं that it is made from hydrogen and oxygen. So ये मॉलिक्यूल भी है और मॉलिक्यूल में कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल की टाइप है. सो इट इज़ अ कंपाउंड. और वाटर इस्तेमाल हो रहा है घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में यानी ज़राअत में या काश्तकारी में. सो बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. Plants use it to make food. It is used to manufacture urea, fertilizer and the bread. It is also filled in soda bottles. Okay, what is carbon dioxide? Combined carbon and oxygen are combined and they lead to the formation of carbon dioxide. Okay, so class, carbon is a solid, oxygen is a gas. So when these two things are combined, carbon dioxide is formed. It is also a gas. Okay. So क्या होगा carbon dioxide? Is it an atom, molecule, mixture or compound? Carbon dioxide is a compound. आप देख रहे हैं ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और कॉम्बिनेशन से जो है सिर्फ गैस बन रही है. सो दिस इज़ अ कंपाउंड और इसमें बिल्कुल केमिकल कॉम्बिनेशन है. दैट इज़ वाई दिस इज़ अ कंपाउंड. कार्बन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप देखते हैं जो बॉटल्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, स्प्राइट है, 7 अप है, कोका कोला है, पेप्सी है. वेन एवर वी ओपन इट वी हेयर अ साउंड, अ फिजी साउंड वेन एवर वी ओपन इट. ओके, सो व्हाट इज द थिंग दैट कॉज दैट साउंड? कार्बन डाइऑक्साइड. उन तमाम कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है और फिर हम जब भी उस बॉटल को ओपन करते हैं तो उसकी साउंड आती है.
ठीक है, आप देखते हैं कि बिल्कुल आप न्यू बॉटल है, उसको आप खोलेंगे तो ज़्यादा साउंड आएगी, फिर उसको आप नेक्स्ट टाइम खोलेंगे, यानी आपने सपोज 1-2 ग्लास यूज़ किए हैं उसमें से, फिर आप नेक्स्ट टाइम खोलेंगे तो कम साउंड आएगी, फिर 1 ग्लास के बाद फिर करेंगे, 2-3 बार अगर आप इस तरह करेंगे तो एंड पे कोई भी साउंड नहीं आएगी, क्योंकि तमाम गैस जो है वो रिलीज़ हो चुकी होगी। ओके, सो द साउंड प्रोड्यूस इन इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा बॉटल्स की बात की है, उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐड किया जाता है। उसके अलावा प्लांट्स इसे अपनी फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो क्लास 6 आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है चैप्टर नंबर 3 में। सो यू नो वेरी वेल दैट हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन मेकिंग फूड। उसके अलावा कह रहे हैं कि जी ये यूरिया और ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। यूरिया एंड ब्रेड, यूरिया में भी कार्बन है, मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यूरिया मैंने आपको बताया है कि ये एक खाद है, फर्टिलाइज़र है, इट इज़ अ फर्टिलाइज़र यूज्ड इन एग्रीकल्चर। और उसके अलावा ब्रेड मेकिंग में भी इस्तेमाल होता है। इफ़ यू सी अ ब्रेड, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ब्रेड पे कुछ आपको एयर स्पेसेस वाइट से नज़र आते हैं, ये तो वैसे होती पूरी वाइट ही है, बट इफ़ यू ऑब्जर्व अ ब्रेड केयरफुली you will see some air spaces. These are because of carbon dioxide. It is formed from carbon dioxide, that is why it will look like this. So carbon dioxide के बहुत सारे uses हैं. They are being used by plants to make food, to make urea, to make bread, and also to fill soda bottles. Okay, next is sodium chloride. In our last lecture, we have discussed about sodium chloride. What is sodium chloride? Sodium chloride. अब आप पहले इसके नाम से गेस करें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम। क्लोराइड, क्लोराइड होगा, क्लोरीन की फॉर्म है, तो क्लोरीन इज Cl. When sodium and chlorine combine, they form sodium chloride. Okay, NaCl, sodium chloride. Sodium is solid, chlorine is a gas, sodium chloride is a solid. Okay class, solid, gas and solid. So this is a, what it is, atom, molecule, compound, mixture. Yes, this is a compound. NaCl is a compound. सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। टेबल सॉल्ट जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने फूड्स में, वो उसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। टेबल सॉल्ट का जो साइंटिफिक नेम आप कह लें, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम क्लोराइड है NaCl। अब हम देखेंगे कि NaCl के क्या यूजेस हैं। सोडियम क्लोराइड is commonly known as table salt. It is the compound of sodium and chlorine elements. People use it to preserve fish and pickles. Pickles कहते हैं अचार को। मछली पे हम नमक लगा के या अचार पे नमक लगा के हम उसे प्रिजर्व करते हैं। ओल्ड टाइम्स में जब रेफ्रिजरेटर्स भी नहीं होते थे, जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर्स में हम रख लेते हैं ना, अगर हमने मछली ली है, गोश्त लिया है, तो हम उसे फ्रीज़र में रख के प्रिजर्व कर लेते हैं, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, सो वो ख़राब नहीं होता। लेकिन जब फ्रीज़र्स नहीं होते थे, सो लोग सिर्फ नमक ही लगा के रखते थे उसे चीज़ों को, तो वो फिर देख लेते थे जितने भी दिन चल जाता था। तो नमक जो है वो फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, और नमक क्या है? कंपाउंड है। We add it to our food to make it salty. It is also used to manufacture caustic soda and washing soda. Okay, तो caustic soda वही ये भी किचन आइटम है, घरों में इस्तेमाल होती है, और वॉशिंग सोडा इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन जो आपका लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 51 का, इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्सचर्स की हैं। अभी तक आपने पढ़ा है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड।
they were about compounds, and the last one है शरबत, that is about a mixture. Sharbat is a mixture of sugar, water, table salt and lemon etc. We use it in hot summer days. Like nowadays, आजकल के दिनों में हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. Salad is a mixture of different vegetables as onion, carrot, radish, beet, cucumber, tomato and cabbage etc. ओके क्लास आपको जो इस चैप्टर के PDF नोट्स दिए गए हैं उसमें वर्ड्स मीनिंग में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, लेकिन हम अभी क्योंकि रीडिंग कर रहे हैं तो हम अभी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं. अनियन प्याज को कहते हैं, यू ऑल नो. कैरेट गाजर, रेडिश मूली. मेरे साथ साथ आप मीनिंग्स लिखते रहें बुक पे. रेडिश, बीट, चुकंदर. कुकम्बर का आपको पता ही होगा कि खीरे को कहते हैं. कुकम्बर खीरा, टोमेटो तो टमाटर होता है और कैबेज गोभी. तो ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आप इनको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सैलेड बनेगी. और सैलेड क्या है? मिक्सचर. आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड फ्लेवर. ओके, मिल्क और शुगर लाजमी रहती है आइसक्रीम में, और फ्लेवर आपने जो भी खाना हो वो उसमें ऐड कर देंगे. मिल्क इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, ये वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये फूड ग्रुप्स हैं. ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. मिल्क एक ऐसा फूड ग्रुप होता है, एक ऐसा फूड आइटम होता है जिसमें तकरीबन तमाम फूड ग्रुप शामिल हैं. तमाम ग़िज़ाइयत जो है वो मिल्क में शामिल है. तो मिल्क क्या है? मिक्सचर है. टिंचर ऑफ आयोडीन इज़ अ मिक्सचर of iodine and alcohol. We apply it on a cut to kill the germs. So what is tincture of iodine? Tincture of iodine. पहली बात तो ये है कि ये है एंटीसेप्टिक for living surfaces, or living bodies. To kill germs and combination of, या आप लिखें mixture of iodine and alcohol. So these are the four main properties of tincture of iodine. ये क्या है? एक एंटीसेप्टिक है. एंटीसेप्टिक होता है लिविंग बॉडीज़ के लिए. जैसे आप देखते हैं हम डेटॉल यूज़ करते हैं. डेटॉल इज़ अ डिसइंफेक्टेंट. वी यूज़ इट फॉर नॉन लिविंग सरफेसेस, जैसे टाइल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्लोर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट. अगर जिस उसके ऊपर बाकायदा डिसइंफेक्टेंट लिखा भी होता है. डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेसेस के लिए होता है. एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेसेस के लिए होता है, हमारी अपनी बॉडीज़ के लिए. तो अगर हमें खुद जैसे चोट लग जाए तो हम उसके लिए इसको यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल पायोडीन, यू यूज़ इट एट होम. आप कभी चोट लग जाए सो यू यूज़ इट. आपके घर में मौजूद भी होगी, आप इसे देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा. इसके ऊपर लिखा होगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, नहीं तो आयोडीन का नाम लाजमी लिखा होगा. सो इट इज़ मेड फ्रॉम आयोडीन एंड अल्कोहल. इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपको कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे जर्म्स को किल करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे भी हमें चोट लगती है वहाँ पे हमारी स्किन रप्चर हो जाती है. जब स्किन रप्चर हो जाती है तो अंदर जो है वो एरिया ओपन हो जाता है और वहाँ पे जर्म्स का अटैक ज़्यादा इजी हो जाता है. तो सबसे पहले वहाँ पे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन यूज़ करते हैं, यानी पायोडीन यूज़ करते हैं ताकि हम वहाँ पे जर्म्स को ख़त्म कर सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा जर्म्स हो जाएँ तो इस वजह से वो ज़ख़म ख़राब भी हो सकता है. सो पायोडीन or a tincture of iodine is an antiseptic used for living bodies to kill the germs.
और ये क्या है, ये मिक्सचर है आयोडीन और अल्कोहल का। ओके, आयोडीन एक एलिमेंट है, अल्कोहल एक कंपाउंड है। सो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने से टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है, जो कि लिविंग सरफेसेस पे जरासीम को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यू कैन सी द फिगर्स, फिगर 5.9। फिगर 5.9 में है फायर एक्सटिंग्विशर यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट आउट द फायर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और आइसक्रीम की एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं। डू यू नो पढ़ते हैं, द सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिक्सचर, इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि वाटर जो है वो 70% मौजूद है ज़मीन पर और उसमें सी सबसे बड़ा है। और समुंदर में एक मिक्सचर है, उसमें होता है वाटर एंड सोडियम क्लोराइड एंड मैनी अदर सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सी। ओके, तो वाटर बहुत ज़्यादा है अर्थ पर, अबाउट 70% वाटर है, इसमें से भी सबसे ज़्यादा सी वाटर है ओशंस और सीज में, और सी वाटर में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये होमोजीनस मिक्सचर बनाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। बट व्हेन यू लुक एट अ सी इट शोज़ अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस। लेकिन बहरहाल एक इतनी बड़ी चीज़ है ये, इतनी बड़ी चीज़ को हम होमो या हेट्रो में कैटेगराइज नहीं कर सकते। अब हम मिक्सचर की आखिरी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एयर। पेज नंबर 52 पे, एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में हमें ये लगता है कि हम एयर जो है वो इनहेल कर रहे हैं एंड इट ओनली हैज़ ऑक्सीजन। डू यू थिंक एयर ओनली कंटेन्स ऑक्सीजन? एयर, इसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03 to 0.04%। ये एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कॉम्पोजिशन है एयर की। सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 to 0.04%। अगर एयर पोल्यूशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। वैसे नॉर्मली इतना होना चाहिए 0.03 to 0.04, यानी बहुत कम है, 1 से भी बहुत कम, 1% भी नहीं बनता, उससे भी काफ़ी कम है, इतनी होनी चाहिए। लेकिन पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है या परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो वी विल रीड इट फ्रॉम बुक, पेज नंबर 52। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। The largest component of air is nitrogen gas, which is about 78%. 21% of air is the oxygen gas. Many other gases like carbon dioxide gas, helium form remaining 1% of air. 1% में बहुत सारी गैसेज हैं, क्योंकि 78 और 21 99 बन जाता है, तो सिर्फ 1% रहता है और उस 1% में काफ़ी सारी गैसेज हैं। Each gas in air keeps it individual identity and can be separated. Okay, मिक्सचर में आपको पता है कि कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिक्सचर में भी नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन मिक्सचर में भी ऑक्सीजन ही है, चेंज नहीं होगी। हीलियम का जिक्र किया है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नोबल गैसेस होती हैं जो कि कंबाइन नहीं करते हैं। क्योंकि नोबल गैसेस में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो हीलियम एक नोबल गैस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन हीलियम इज अ गैस विच इज प्रेजेंट इन एयर। Besides gases, air also contains water vapors, particles of dust, smoke and pollen grains. तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं हवा में। वाटर वेपर्स हैं, डस्ट है, स्मोक है और पोलन ग्रेन्स यानी फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स। Which components of air are elements and which are compounds? So water vapors क्या होंगे? अभी ये जो ऊपर हैं सारी गैसेस, ये सारी की सारी क्या हैं? मिक्सचर हैं।
एयर वैसे मिक्सचर है, लेकिन इसमें वो पूछ रहे हैं कि विच इज़ एन एलिमेंट एंड विच इज़ अ कंपाउंड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, हीलियम एलिमेंट है, ओके। वाटर वेपर कंपाउंड्स हैं, वाटर कंपाउंड है ना, बाकी जो इंडिविजुअल है ये एलिमेंट्स हैं। यानी कि एयर ओवरऑल एक मिक्सचर है और इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद हैं। येलो बॉक्स पढ़ेंगे, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज 0.03 to 0.04%. All green plants use this carbon dioxide to make their food during photosynthesis. ये आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। Is it not strange that its level in the air is maintained at the above given ratio all the time? Nature has managed the level of carbon dioxide by different methods. All organisms evolve this gas during respiration. By the burning of wood, coal and oil, carbon dioxide is produced. So, कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेवल किस तरह मेंटेन रहता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ 0.03 to 0.04% है, लेकिन अब हम कार्बन डाइऑक्साइड तमाम जो प्लांट्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे नहीं हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है तो ये परसेंटेज कम हो जाए। क्यों कम नहीं होती? क्योंकि वुड है, कोल है और उसके अलावा हम जो रेस्पायर करते हैं, ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की रेस्पायरेशन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो लकड़ी को जलाने से, कोयले को जलाने से और रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ओके। एटमॉस्फेयर से कम हो रही है बाय फोटोसिंथेसिस और इन सब प्रोसेसेस से वापस आ जाती है, तो इतना लेवल मेंटेन रहता है, ओके। इतना रहना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है एक जगह का और पोल्यूशन भी होती है। Okay class, so we have read about mixtures and uses of compounds and mixtures. Our next topic is separating mixtures. As you have read in mixtures that there is no chemical change in mixtures, आप उनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड्स हैं उनको नहीं कर सकते, करेंगे तो भी उनके लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस है, जबकि मिक्सचर्स को सेपरेट करना आसान है। तो अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स को हम किन किन तरीक़ों से सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले है फिल्टरेशन। अब मिक्सचर डिफरेंट चीज़ों का होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड, गैस, ऑल द थिंग्स कैन बी इन अ मिक्सचर। तो उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? फिल्टरेशन में होता है टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। ओके, देयर इज़ अ लिक्विड और उसमें ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो उसमें सॉल्युबल नहीं हैं, तो हम उसको किस तरह सेपरेट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल टी। जब चाय बन जाती है तो उसके बाद हम एंड पे यूज़ करते हैं स्ट्रेनर। स्ट्रेनर जिसे हम छलनी भी कहते हैं उर्दू में। उससे हम क्या करते हैं कि जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो चाय को जब हम उससे गुजारेंगे तो सॉलिड पार्टिकल चाय में कौन सा है? हाँ जी, पत्ती। पत्ती जो है वो ऊपर आ जाएगी और चाय यानी लिक्विड वो कप के अंदर चली जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे? टी में मौजूद जो टी पार्टिकल्स हैं उनको हम टी से यानी टी के लिक्विड से सेपरेट कर देंगे। ओके, तो इसमें जो स्ट्रेनर यूज़ होता है यानी चाय की जो छलनी है वो यूज़ होती है, वो क्या है? इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। चाय की जो छलनी है वो फिल्टर के तौर पर एक्ट करती है। जब भी आप अगर घर में अपनी मदर को करते हुए देखें तो आप उसको ऑब्ज़र्व करें। सो हाउ डज़ इट हैपन कि जब आप एक कप के ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे तो क्या होगा कि जो पत्ती है वो स्ट्रेनर के ऊपर आ जाएगी और जो चाय है वो कप में चली जाएगी। तो इस तरह आपने क्या किया? आपने सॉलिड के अंदर से लिक्विड पार्टिकल्स को
सेपरेट कर दिया। ओके क्लास, ये तो एक कॉमन डे एवरीडे की एग्जाम्पल थी टी की। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। इसके लिए तो आपके पास ये ऑपरेटर्स होना चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं भी है तो भी आप यहाँ से ऑब्जर्व कर लें। जस्ट इमेजिन, जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपने साथ साथ इमेजिन करना है। आपके पास एक बीकर है, कोई भी बर्तन है, ठीक है, उसके ऊपर ये फनल लगाएंगे। फनल अगर मैं अलग से बनाऊं तो वो यूं होती है, ठीक है। दिस इज अ फनल, ऊपर से चौड़ी होगी और नीचे एक ट्यूब होगी। ये भी फनल है। जब आप इस फनल को उल्टा करके रखेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, इन्वर्टेड फनल। इस चीज़ को फनल कहते हैं। आप देख लें, ये इस तरह की शेप है जैसे टॉर्च होती है, लेकिन ये टॉर्च नहीं है, ये एक फनल है। ये ऊपर से ओपन होती है और नीचे से भी ओपन ही होती है। वो आपकी मर्ज़ी, आप उसमें कुछ डालें ना डालें, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से ओपन होगी तभी यहाँ से गुजरेगा, लेकिन स्ट्रक्चर इसको हम ड्रॉ करते हुए ओपन नहीं शो कर सकते। तो ये एक फ़नल है, इस तरह की शेप होती है फ़नल की। तो बीकर के ऊपर आपने फ़नल रख देनी है, ठीक है। ये दोनों साइड्स से ओपन है, यानी इसके अंदर ये जो चीज़ है इसके अंदर आप डालेंगे, जो भी डालना है आपने इसके अंदर डालेंगे और वो यहाँ से निकलेगी। फनल के ऊपर आपने लगा देना है फ़िल्टर पेपर। आपकी जो एक्टिविटी फ़िल्टरेशन के साथ जो एक्टिविटी है उसमें शो किया हुआ है कि कैसा एक फ़िल्टर पेपर कैसा होता है और आप उसको किस तरह शेप देके फ़नल में लगा सकते हैं। सो विदाउट अ फ़िल्टर पेपर मैं यहाँ पे इस तरह शो नहीं कर सकती, इसलिए आप जस्ट इमेजिन करें दैट यू हैव अ फ़िल्टर पेपर। यू कैन ऑल्सो गूगल इट। पेपर की तरह ही होता है, उसको आपने शेप इस तरह देनी है कि वो फ़नल में फ़िट हो जाए, ठीक है। तो कितनी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं? 3, बीकर, फनल एंड फिल्टर पेपर। अब आपने क्या करना है? अब आपने लेना है मडी वाटर, गंदा पानी जिसमें बहुत सारी मट्टी है, वो आपने लेना है। क्या होगा जब आप इस फिल्टर से गुजारेंगे तो मड जो है वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगी फ़िल्टर पेपर के ऊपर, मड, और पानी जो है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है, पानी अंदर आ जाएगा। ओके, सो यू हैव अ बीकर, funnel and a filter paper, and you want to do the process of filtration in which you separate insoluble solids from liquid। insoluble क्या होता है? अब देखिए, अगर आप जैसे हमने पानी में नमक की एग्जाम्पल पढ़ी थी, तो जब हम पानी के अंदर नमक डालते हैं तो वो यूनिफॉर्म अपीयरेंस देता है, लेकिन पानी के अंदर मिट्टी डालेंगे तो वो साफ नज़र आएगा कि पानी के अंदर कुछ मौजूद है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में सस्पेंडेड भी होंगे। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड है इन अ लिक्विड। अब ये आपका अपरेटस है, इसके अंदर जब आप मडी वाटर डालेंगे तो मड ऊपर फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएगी और पानी नीचे बीकर में आ जाएगा। तो इस तरह आपने मडी वाटर की फिल्ट्रेशन कर ली है। स्टिल दिस विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक, ये पानी पीने के इस्तेमाल में नहीं आएगा, लेकिन फिल्टरेशन में हमने क्या किया है कि हम उस सॉलिड पार्टिकल्स को वहाँ से रिमूव कर दिया। So class, open your books, पेज नंबर 52, सेपरेटिंग मिक्सचर्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिल्टरेशन। Filtration is a method in which we use a filter paper or filter cloth to separate insoluble solids of a mixture from a liquid। उसी तरह जो फिल्टर्स भी लगे होते हैं वो इसकी निस्बत एक बेटर प्रोसेस होता है। अब ये तो सिर्फ एक फ़िल्टर पेपर है। फ़िल्टर्स जो होते हैं, जो वाटर फिल्टरेशन के लिए होते हैं, वो बाकायदा मैकेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और उससे जो है वो हम वाटर फ़िल्टर करते हैं तो वो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वी यूज़ स्ट्रेनर मैंने आपको बता दिया है, चाय की छलनी, फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। इन अ वाटर फिल्टरेशन प्लांट, filtration is used to separate solid impurities from dirty water। तो फिल्टरेशन प्लांट में सिर्फ फिल्टर पेपर नहीं होता,
मैंने आपको बताया कि वो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है और वहाँ से जो आपको वाटर मिलेगा वो पीने के काबिल होगा। एक्टिविटी जो है वो इट्स ऑफ कोर्स नॉट द पार्ट ऑफ योर लर्निंग, मतलब लर्निंग तो है लेकिन इसको आपने याद नहीं करना, जस्ट ये ऐसे ही है कि ये आप इससे ऑब्ज़र्व करें कि फ़िल्टरेशन कैसे होती है। ओके, इसमें ये वही चीज़ें हैं, स्टैंड है, फ़नल है, बीकर्स है और आप फ़िल्टर पेपर लगाएंगे। इसको पढ़ लेते हैं प्रोसीजर को। टेक अ फ़िल्टर पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर। फिट द फिल्टर पेपर इन द वेट ग्लास फनल। ओके, जैसे हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर को फिट कर दिया है फनल में। Now take some muddy water in a beaker and pour it on the glass rod in the funnel. The water passes through the filter paper into the beaker. Okay, water passes through it and the mud is kept back by the filter paper. This is called filtration. Okay class, so this is all about filtration. Filtration में आप क्या करते हैं, insoluble solids को liquid से separate कर देते हैं, जिसके लिए आप एक फ़िल्टर पेपर या फ़िल्टर क्लॉथ इस्तेमाल करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़, कोई पोरस चीज़ मोस्टली होती है जिसमें पोर्स होते हैं, उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये होता है कि उस पोर से लिक्विड तो गुजर जाता है और सॉलिड पार्टिकल्स पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह हम उन मिक्सचर में से इन चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं। मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 53, डू यू नो, इसके 3 पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं? द हेयर एंड म्यूकस इन आवर नोज हेल्प इन द फिल्टरेशन ऑफ एयर बिफोर एंटरिंग द लंग्स। सो ये आपके जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर हवा जाती है तो वो पूरी एक आपकी नेज़ल कैविटी से गुजर के जाती है। यू नो दैट लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। लंग्स आर दी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये आपकी जो चेस्ट कैविटी है, यहाँ पर लंग्स मौजूद होते हैं। सो नोज, इसको आप नोज कंसीडर करें, यहाँ से एयर एंटर होती है और फिर आपके ट्रेकिया से गुजरते हुए, जिसे हम उर्दू में सांस की नाली कहते हैं, लंग्स में जाती है। ओके, अब जो एयर है, आपको पता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो ही हमने अंदर लेके जानी है। तो उस एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, स्मोक भी है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं डायरेक्टली लंग्स में जाना। तो जो नोज़ के अंदर हेयर्स हैं और म्यूकस है, जिसे आप नज़ला भी कहते हैं उर्दू में, ये दोनों चीज़ें जो मौजूद हैं नाक के अंदर, जब हवा यहाँ से गुजरेगी नाक से तो हेयर और म्यूकस, ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक तरह से फ़िल्टर कर देते हैं एयर को। ठीक है, म्यूकस उसको वेट करता है और हेयर्स जो है वो इस तरह से आप समझ लें दैट दिस इज़ नोज़, ये हेयर्स हैं। हेयर्स जो है वो यहाँ पे फिल्टर का काम कर रहे हैं। जब यहाँ से हवा गुजरेगी तो डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो यहीं पे रोक लिया जाएगा और नॉर्मल एयर जो है वो अंदर चली जाएगी। सो इन लंग्स, हेयर एंड इन नोज, हेयर एंड म्यूकस हेल्प इन द फिल्टरेशन ऑफ एयर बिफोर एंटरिंग द लंग्स। और कहाँ पे होती है फिल्टरेशन? आवर किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड सेपरेट वेस्ट मटीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो किडनी में भी ब्लड की फिल्टरेशन होती है। हम किडनी का भी थोड़ा फंक्शन पढ़ लेते हैं। हाउ डज इट हैपन इन किडनीज? लंग्स में समझ आ गए, लंग्स में एयर जाने से पहले नोज़ में फ़िल्टर होती है। अब किडनीज़ में किस तरह की फ़िल्टरेशन होती है? किडनीज़ क्या चीज़ फ़िल्टर कर रहे हैं? लंग्स आपके चेस्ट रीजन में होते हैं, किडनीज आर इन द लोअर रीजन, एंड ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 किडनीज, bean shaped kidneys. Male or female, they both have the same structure of kidneys. Kidney, urinary duct and then urinary bladder,
and then this is ओके क्लास। अब क्या करना है, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में किडनीज क्या कर रही हैं, किडनीज आर filtering, are doing filtration of blood. आपका जो blood है, you take a lot of things to eat, so blood जो है वो यहाँ enter होता है और किडनीज का काम है इस ब्लड को फिल्टर करना। किडनीज में फिर ये यूरिनरी डक्ट फिर ब्लैडर यहाँ पे जाएगा। ये किडनीज जो है वो सारे ब्लड को प्रोसेस करती हैं। उसके बाद ब्लड जब साफ़ हो जाएगा तो ये वापस बॉडी में चला जाएगा, क्लीन ब्लड वापस बॉडी में चला जाएगा। और जो तमाम इम्प्योरिटीज़ हैं और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएंगी आउट ऑफ द बॉडी, ओके, इन लिक्विड फॉर्म। तो ब्लड भी लिक्विड है लेकिन यहाँ पे वेस्ट है, वेस्ट फॉर्म। तो ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं लिक्विड फॉर्म में उनको कन्वर्ट करता है किडनीज और फिर वापस क्लीन ब्लड जो है वो बॉडी में चला जाता है। सो दिस इज़ अ फिल्टरेशन। ये आप समझ लें कि हमारे ब्लड का नेचुरल फिल्टर सिस्टम है किडनीज, एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एज वेल। ओके, लंग्स में एयर पहुंच रही है फिल्टर होके थ्रू नोज, किडनीज में ब्लड फिल्टर हो रहा है और वाटर फिल्टर्स यूज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन टू क्लीन द टैप वाटर। टैप वाटर में भी फिल्टर लगाए हुए होते हैं लोगों ने घरों में या कूलर्स में साथ लगे हुए हैं फिल्टर्स। सो वहाँ पे जो टैप वाटर जो पानी आ रहा है आपको नलकों में, उसको फिल्टर करके पीने के काबिल बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो टैप वाटर है वो इतना क्लीन नहीं होता कि पिया जा सके। तो या तो आप उसे बॉयल करें या फिर आप फिल्टर लगाएं तो ताकि वो फिल्टर हो सके और ड्रिंकेबल हो। ओके क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट फिल्टरेशन in which you studied that how insoluble solid particles can be separated from a liquid, and you have studied the example of tea in which we are using strainer as a filter, and then you studied the a practical in which you separated mud from a muddy water by using a filter paper. और अगर आप अपनी बॉडी से एग्जांपल लें तो आप देखते हैं कि नोज़ जो है वो एयर को फिल्टर करती है और किडनीज जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है। ओके क्लास, नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं और आपने ये भी पढ़ा होगा, यू हैव रेड अबाउट दिस, दैट देयर आर 3 states of matter. Which are the 3 states of matter? Solid, liquid and gas. अब ये तीनों स्टेट्स आपस में चेंज हो सकती हैं। सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, उसी तरह गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सेंटर में जो है वो हमेशा सॉलिड होता है, यानी कि पहले सॉलिड लिक्विड होता है, लिक्विड का फेज होगा तो ये दोनों फेजेस चेंज होंगे। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड टू गैस डायरेक्ट चेंज हो जाता है। ऑल्दो ऐसा एक, जैसे आप देखते हैं आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स मेल्ट होते हैं तो वाटर में मेल्ट होते हैं, यानी कि वो सॉलिड जो है वो लिक्विड बनता है, डायरेक्ट गैस नहीं बनता। बट सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड फेज से गुजरे बगैर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, व्हाट हैपेंस इन दिस केस, दैट अ सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू अ गैस स्टेट। जो सेंटर वाली स्टेट है उसको नहीं शामिल किया इसमें और डायरेक्टली जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं
या मिक्स कंपाउंड्स ही हैं बेसिकली, जो कि सब्लिमेट हो जाते हैं, यानी कि उनको आप रखें और वो चाहे आप हीट करें तो क्या होगा कि दे विल कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। सो व्हाट डज हैपन हियर, सॉलिड टू वेपर्स कन्वर्जन होती है। कैसे कन्वर्ट होगा? एक सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे हीटिंग। एक सॉलिड आपको पता है हार्ड है, उसको आप हीट करेंगे तो वो पिघलना शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे पिघलना नहीं है, उसने वेपर्स फॉर्म में चले जाना है। ओके, सो बाय हीटिंग अ सॉलिड इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? वेपर्स को अगर आपने सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इसका ऑपोजिट होगा कूलिंग। कूलिंग करके आप क्या करेंगे? वेपर्स की कूलिंग करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। सो व्हाट हैपेंस इन सब्लिमेशन? सब्लिमेशन में लिक्विड फेज ओमिट हो जाती है और सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप सॉलिड्स को हीट करेंगे इट विल बिकम वेपर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसी तरह आप वेपर्स को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग। ओके, अब ये आपका एक प्रैक्टिकल है, इसको हम देख लेते हैं कि कैसे करना। दिस इज अ बंसन बर्नर। ये कैंडल नहीं है, बंसन बर्नर है, गैस से ऑन होता है। ये इसका हैंडल है, इसको आप स्ट्रेट करेंगे तो गैस से ये ऑन होगा बंसन बर्नर। जिस तरह चूल्हा जलता है उस तरह इसको भी आप बटन को नीचे करेंगे, यहाँ पे आप मैच स्टिक लगाएंगे तो बंसन बर्नर ऑन हो जाएगा। ये बर्नर है, ये स्टैंड है, ये वायर गॉज है। जिस तरह मतलब जैसे ज़ख़म होता है या आपको चोट लगती है या हड्डी में कोई मसला होता है तो पट्टी करते हुए भी यहाँ पे एक इस तरह वायर गॉज लगाया जाता है, इस तरह से होता है। तो उसी तरह का मटेरियल हम अपने स्टैंड के ऊपर रखते हैं। इसके ऊपर पड़ी हुई है चाइना डिश। अगर मैं आपको अलग से बना के दिखाऊं तो ये बिल्कुल एक स्मॉल सी एक होती है चाइना डिश। और इसके ऊपर आपने फनल उल्टी करके रख दी है, इन्वर्टेड फनल। दिस इज इन्वर्टेड फनल। और उसके अलावा ऊपर आपने रख दी है कॉटन। मैंने आपको बताया था कि फनल दोनों साइड से ओपन होती है। ओके, तो इस साइड को बंद करने के लिए यहाँ पे कॉटन यानी कि रुई डाल दी गई है। अब इस चाइना डिश के अंदर हम क्या डालेंगे? इस चाइना डिश के अंदर है अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड। आपकी बुक में अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, मैंने उसका पूरा फॉर्मूला लिख दिया है NH4Cl और सैंड। ये दो चीज़ें आपने चाइना डिश में डाल देनी है। सो व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल हेयर? देयर इज़ अ बंसन बर्नर। इसको आप यूज़ करेंगे क्योंकि आपको पता है कि सब्लिमेशन किस तरह हो रही है, हीटिंग से। तो ये बंसन बर्नर है, स्टैंड है, वायर गॉज है। इस सब के ऊपर आप रखेंगे चाइना डिश। चाइना डिश के ऊपर आप रखेंगे इन्वर्टेड फनल और उसके ऊपर आप कॉटन डाल देंगे, रुई डाल देंगे इस जगह को बंद करने के लिए। चाइना डिश के अंदर क्या चीज़ें हैं? NH4Cl एंड सैंड। इसका मतलब है कि हमने इन दो चीज़ों को सेपरेट करना है। जैसे इस प्रैक्टिकल में फिल्ट्रेशन के प्रैक्टिकल में आपने सेपरेट किया, उसी तरह इसमें भी आप सेपरेट करेंगे, लेकिन उसमें था लिक्विड और सॉलिड, इसमें दोनों चीज़ें ही सॉलिड हैं। ओके, सैंड यानी रेत और NH4Cl भी सॉलिड होता है, वो यहाँ पे डाल दिया, दोनों चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं। अब आप हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि इन दोनों में से वो चीज़ जो कि सब्लिमेट हो सकती है वो सब्लिमेट हो जाएगी। अब सैंड तो सब्लिमेट नहीं होती है, तो क्या चीज़ है जो सब्लिमेशन जिसकी होती है? NH4Cl। NH4Cl के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस में कन्वर्ट होंगे और वो इस फनल पे गैस आपको नज़र आएगी। ओके, गैस ऊपर की तरफ उठेगी, गैस रिलीज होगी और सैंड जो है वो नीचे रह जाएगी। सैंड नीचे रह जाएगी और गैस ऊपर चली जाएगी।
ओके, इसको एक दफ़ा फिर देखें। आपने क्या करना है, सब्लिमेशन। आपने एक ऐसा प्रोसेस देखना है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए आपने ये बर्नर लिया है, स्टैंड लिया है, चाइना डिश और फनल। चाइना डिश जो है उसके अंदर हम दो चीज़ें डाल रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड और सैंड। इसमें से हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ है जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो जब आप चाइना डिश यहाँ डालेंगे और आप बंसन को ऑन करेंगे तो NH4Cl डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। यहाँ आपने कॉटन क्यों लगाई थी, ताकि यहाँ पे रास्ता बंद हो जाए और गैस सारी इस फनल में कलेक्ट हो जाए और सैंड जो है वो पीछे रह जाएगी। तो इस तरह आपने क्या फाइंड आउट किया, दैट अमोनियम क्लोराइड हैज़ द प्रॉपर्टी टू सब्लिमेट। तो ये दो जो सब्सटेंसेस थे एक मिक्सचर में, इसको हमने सब्लिमेशन से अलग कर लिया, सैंड पीछे रह गई और अमोनियम क्लोराइड गैस जो है वो ऊपर चली गई। सो क्लास, लेट्स रीड इट फ्रॉम बुक, पेज नंबर 53. The process in which a solid on heating directly changes into gas or vapor state is called sublimation. We can use this process to separate the two components of a mixture if one component has the property to sublime. एक component, जैसे ये दो चीज़ें थी, तो एक में sublimation की property है, तो आप इसमें इसको use कर सकते हैं. Put a few balls of naphthalene in your cupboard with cloths. You will not find these balls after some months. Where do the balls go? It is also interesting that on cooling the vapors again return to solid. ठीक है, ये वही प्रोसेस है कि सॉलिड वेपर्स में और दोबारा से कूलिंग होगी तो दोबारा सॉलिड बन जाएंगे। अब ये क्या एग्जांपल दी है, आपने वाइट सी गोलियां देखी होंगी, नैफ्थलीन कहते हैं उसे, जो अक्सर हम अपने कपड़ों में रखते हैं, वाइट कलर की इस तरह से होती हैं, वाइट बॉल्स लाइक, ठीक है, इन्हें कपड़ों में रखा जाता है। एंड दे हैव अ स्पेसिफिक स्मेल एज वेल। आप इसे कपड़ों में रखते हैं, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि ये इनका साइज कम हो जाता है, एंड देन आफ्टर सम फर्दर टाइम व्हेन पासेस सम फर्दर टाइम्स सो दे आर इनविजिबल, आपको नज़र ही नहीं आती हैं। सो इट डजंट हैपन कि ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, बल्कि ये जो सॉलिड है ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। Okay, and now there are some examples. Iodine, ammonium chloride, noshadar, camphor यानी camphor and naphthalene have the property to sublime. Okay, iodine, ammonium chloride, noshadar, camphor, उर्दू में आगे लिखा हुआ है कफूर, एंड नैफ्थलीन हैव द प्रॉपर्टी टू सब्लाइम। ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, और आगे जो ये एक्टिविटी है ये सेम वही है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अमोनियम क्लोराइड जो है जिसे नौशादर कहते हैं, दिस इज़ अ कंपाउंड विच कैन सब्लिमेट एंड इट इज़ मिक्सड विद सैंड. So if you have to separate it from sand, you will perform this practical in which ammonium chloride will convert into gas and sand will left behind, and hence you will separate these two compounds. Okay. Our next topic is distillation. Distillation. अब फिल्टरेशन में हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर रहे थे, ठीक है, ऐसे ही है। फिल्टरेशन में सॉलिड और लिक्विड था, सब्लिमेशन में कुछ भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर सॉलिड्स ही होते हैं। डिस्टिलेशन में दोनों क्या होंगे, लिक्विड्स। जो चीज़ें हम सेपरेट कर रहे हैं वो दोनों क्या होंगी, लिक्विड्स। सो डिस्टिलेशन इज सेपरेशन ऑफ two liquids on the basis of different boiling points. दो liquids अगर आपस में मिक्स हुए हुए हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, नॉन मेटल्स के कम होते हैं। तो दो लिक्विड्स अगर आपने एक साथ मिक्स किए हुए हैं उनको आपने सेपरेट करना है। सो यू विल सेपरेट इट ऑन द बेसिस ऑफ the difference in their boiling points. For example, sea water and crude oil. Sea water and
क्रूड ऑयल। अब आप कहेंगे कि हम सी वाटर की कैसे डिस्टिलेशन करते हैं, हाउ वी डिस्टिल सी वाटर। सो क्लास, आपको पता है कि सी वाटर में बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत नमकीन पानी होता है। सो कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया एंड कुवैत, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे वो ये सी वाटर लेते हैं और उनके बड़े बड़े डिस्टिलेशन के प्लांट्स होते हैं जहाँ पे वो इस सी वाटर को डिस्टिल करेंगे और इससे वो ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन कर लेंगे। हाउ आर दे गोइंग टू डू दिस? हाउ आर दे गोइंग टू डू दिस? कि डिस्टिलेशन प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जिस तरह इंडस्ट्री होती है ना, वैसे ये प्लांट, आप पौधा ना समझिएगा इसको, प्लांट में जहाँ जैसे एक इंडस्ट्री होती है, तो सी वाटर है उसकी डिस्टिलेशन होगी। डिस्टिलेशन कैसे होगी कि सी वाटर उन्होंने एक बड़े से, उनकी पूरा किल्न होगा, कोई एक बड़ी मशीन होगी, ये इस तरह नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है मैं यहाँ पे एक पूरी मशीन आपको शो नहीं कर सकती। आपकी बुक में फिगर बनी हुई है पेज नंबर 5.11 पे, ये आपको शो की जा रही है, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इन एन ऑयल रिफाइनरी टू गेट पेट्रोल। ठीक है, ये वो पेट्रोल का है, हम उस पर अभी आएंगे, लेकिन अभी हम सी वाटर की बात कर रहे हैं। किल्न है या जो भी चीज़ होगी वो आप यहाँ पे सी वाटर वो ऐड करते हैं, फिर इसको हीट अप करेंगे। अब आप बताएं क्लास कि आपने जो सी वाटर डाला है उसके अंदर क्या है? बेसिकली दो चीज़ें हैं, पानी है और नमक है। जो हमने इसमें डाला है, उनका जो बड़ा सा जो प्लांट है उसमें हमने समुंदर का पानी डाला है, तो उसमें क्या होगा? पानी और नमक। ठीक है, तो क्या होगा जब आप उसको हीट करेंगे, तो सॉल्ट और वाटर में से क्या चीज़ पहले बॉयल होगी? बॉयल कौन होता है? क्या चीज़ बॉयल होती है? पानी को उबालते हैं या नमक को उबालते हैं? पानी को उबालते हैं। देखिए ना, सॉल्ट है सॉलिड, नमक है सॉलिड, वाटर है लिक्विड। तो वाटर लिक्विड है, ये बॉयल हो जाएगा, जबकि सॉल्ट सॉलिड है, पहले ये मेल्ट होगा फिर बॉयल होगा। एज यू नो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये सब्लिमेशन तो नहीं होती ना सॉल्ट में। तो क्या होगा कि आपके पास सी वाटर है, सी वाटर में सॉल्ट और वाटर है, तो वाटर लिक्विड है वो पहले बॉयल हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो सॉलिड है वो बाद में बॉयल होगा। तो सॉल्ट पीछे रह जाता है और वाटर जो बॉयल हो जाता है उसको वो एक दूसरी चीज़ में कलेक्ट कर लेंगे और इस तरह उस पानी को पीने के काबिल बना लेंगे। Okay class, so this is what happens in sea water and what happens in crude oil. आपने सुना होगा सऊदी अरब में बहुत तेल है, ज़मीन से तेल निकलता है which is black in color। कभी किसी कार्टून में भी आपने देखा हो कि वो कहीं पर डिगिंग कर रहे होते हैं और ज़मीन से यूं ब्लैक कलर का ऊपर की तरफ निकलता है, दैट इज़ क्रूड ऑयल। तो ये जो ऑयल होता है इससे ही हम सारी चीज़ें बनाते हैं। ज़मीन से तो आपको ये मिला है, अब आपने उससे नेचुरल गैस बनानी है या आपको फ्यूल भरना है। गाड़ियों में फ्यूल अलग होता है, गाड़ियों का फ्यूल अलग है, जीप्स में जो डीज़ल है वो अलग है। ठीक है, फिर जो रॉकेट्स है होते हैं, एरोप्लेन्स हैं, उनका फ्यूल अलग है, या नेचुरल गैस है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये आपको क्रूड ऑयल से मिलती हैं। पेट्रोल अलग है, ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं क्रूड ऑयल से। तो ये क्या करते हैं कि इसी तरह इनकी एक पूरी जो इंडस्ट्री है, या जिस तरह ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है, एक बड़ी सी मशीन होगी या इंडस्ट्री है, उसमें ये क्रूड ऑयल को ऐड कर देते हैं। उसके बाद जौन सा लिक्विड, अब इस क्रूड ऑयल में बहुत सारे लिक्विड्स हैं, जौन सा लिक्विड पहले बॉयल होता रहेगा उसको वो निकालते रहेंगे। ठीक है, जो सा लिक्विड एक क्योंकि सबके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, एक बॉयल हो गया उसको उन्होंने अलग कर लिया, दूसरा बॉयल हो गया उसको उन्होंने अलग कर लिया। तो इस तरह ये क्रूड ऑयल से डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन।
ठीक है क्लास। डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है कि जब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं तो दो लिक्विड्स या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को आप इससे सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें आपने क्रूड ऑयल और सी वाटर की एग्जांपल पढ़ी है। अब ये एक कॉमन लाइफ की एग्जांपल है, यानी कि इसे आप खुद भी कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू कि ये एक्टिविटी आप करें। क्या करना है आपने कि एक बाउल लेना है, उस बाउल के अंदर आपने डाल देना है सॉल्ट एंड वाटर, पानी और नमक आप उसमें ऐड कर दें। फिर उस बाउल के अंदर आपने एक गिलास रख देना है, ओके। उसके बाद आपने एक प्लास्टिक शीट से इसको कवर कर देना है। अब जब आप इसमें कोई स्टोन ऐड करेंगे, इफ यू विल ओके, देयर इज अ बाउल, अ ग्लास एंड अ प्लास्टिक शीट। अब अगर आप इसमें कोई पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? आपको पता है कि पत्थर भारी है, प्लास्टिक शीट तो हल्की है, तो जब आप उसमें पत्थर डालेंगे तो स्टोन अंदर की तरफ आएगा, प्लास्टिक शीट यहाँ से हट जाएगी, और इसको बिल्कुल आप जैसे अंदर डालेंगे तो यहाँ पे चूंकि पानी भरा हुआ है तो ये पानी ग्लास के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही होगा, बाउल के अंदर पानी है और उसके अंदर आपने ग्लास डाल दिया है और शीट लगा दी है। जैसे ही आप उसमें पत्थर डालेंगे तो बाउल का पानी भी ग्लास में चला जाएगा। अब आपने इस अपरेटस को सन में रख देना है, ओके। सन की हीट इतनी काफ़ी होती है कि अगर आप कुछ दिनों तक इसको रखेंगे तो क्या होगा कि पानी जो है वो वेपराइज हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगी पानी की। लेकिन बहरहाल आप कुछ दिनों बाद इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। ये बाउल है तो वाटर को बहुत ही कम होगा और सॉल्ट ही सॉल्ट आपको उसमें नज़र आ रहा होगा, वाटर थोड़ा सा होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा भी टेस्ट करेंगे तो आपको सॉल्टी टेस्ट आएगा, बिल्कुल। यू विल नॉट गेट द टेस्ट ऑफ फ्रेश वाटर। तो कहाँ गया वो वाटर जो इसमें फिल हुआ था, वो कहाँ गया? सन की वजह से, सन की जो हीट है उसकी वजह से वो वाटर सारा इवापोरेट हो जाएगा और पीछे क्या रह गया? सॉल्ट। ओके, सो आपने सॉल्टी वाटर डाला है तो इस तरह आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सॉल्ट तो लिक्विड नहीं है, तो डिस्टिलेशन में वैसे मोस्टली हम 2 लिक्विड्स यूज़ कर रहे हैं, या अगर हम सॉलिड भी यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर है हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा और लिक्विड से वो सॉलिड में चला जाएगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्ट का ज़्यादा है। सॉल्ट को तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा उसका हाई होता है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जबकि वाटर जो है वो हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वाटर सूरज में ही इवापोरेट हो रहा है, सो यू डज नॉट नीड टू अप्लाई मच एफर्ट फॉर दिस। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू डू दिस एक्टिविटी एट होम and let me know what results you get. Okay class, अब हम distillation को पढ़ते हैं बुक से। Distillation, mixtures can be separated with another method called distillation if the components of the mixture have different boiling points. Distillation is the method by which 2 or more liquids in solution are separated by boiling off the liquid with lower boiling point and condensing it into another container. जैसे ये है कि different liquids हैं, जो पहले बॉयल हो गया उसको उन्होंने अलग कंटेनर में ले लिया और फिर उसको दोबारा कंडेंस कर देंगे। कंडेंस क्या होता है? ये भी आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। कंडेंस करने का मतलब होता है गैस टू लिक्विड। तो पहले ये जो लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट हो गया, जो पहले बॉयल हो गया उसको उन्होंने अलग ले लिया और उसको दोबारा से वो लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर यूज़ कर लेंगे। क्योंकि अब जो क्रूड ऑयल निकालते हैं वो किसी काम का नहीं होता, उसको आप ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते, ना आप उसे गाड़ी में डाल सकते हैं, ना जीप में डाल सकते हैं, ना एरोप्लेन में डाल सकते हैं, ना आप उससे कोई और चीज़ बना सकते हैं। उसको आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, उससे डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स निकालने होते हैं और उसके लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। पेज नंबर 54, डॉक्टर्स यूज डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शंस। In some countries like Kuwait and Saudi Arabia,
सी वाटर इज पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि किस तरह आप सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। Crude oil is a mixture of different chemicals such as petrol, tar, oil, dissolved gases and kerosene. In an oil refinery, the method of distillation is used to separate components of crude oil. अच्छा, तो crude oil से आपको क्या क्या मिल रहा है? पेट्रोल, टार क्या होता है? जो सड़कों पे ये जो ब्लैक टार डाली जाती है रोड्स बनाने के लिए, दैट इज टार। और कैरोसिन ऑयल ये भी आपको क्रूड ऑयल से ही मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें क्रूड ऑयल में होती हैं और इसको हम डिस्टिलेशन की वजह से सेपरेट कर पाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरी टू गेट पेट्रोल इन फिगर 5.11। उसके अलावा एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में प्रोसीजर पढ़ते हैं, जो यू विल नीड है वो सारा यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। प्रोसीजर क्या है? टेक सम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन ए लार्ज बाउल। इस बाउल में आपने सबसे पहले पानी और नमक मिक्स करके डालना है। टेक एन एम्प्टी स्मॉल ग्लास एंड पुट इट इन द बाउल। द टॉप ऑफ द ग्लास शुड बी हायर देन द सॉल्ट वाटर। वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे अगर पानी आपने यहाँ तक डालना है, सपोज आप करें कि पानी आप बाउल का पानी यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही इसके अंदर पानी ऐड नहीं होगा, ब्रिक ऐड करने से या स्टोन ऐड करने से इसमें पानी आएगा। कवर द टॉप ऑफ द बाउल विद अ प्लास्टिक शीट, पुट अ स्मॉल स्टोन राइट इन द सेंटर ऑफ द प्लास्टिक शीट ओवर द ग्लास। द स्टोन विल वेट द प्लास्टिक डाउन एंड हेल्प यू टू कलेक्ट द डिस्टिल्ड वाटर। पत्थर डालेंगे तो शीट का वेट क्योंकि कम है तो पत्थर नीचे चला जाएगा। पुट द apparatus in bright sunshine, okay, in bright sunshine for a few hours to distill water from the solution. Take the plastic sheet off and taste the water that is collected in the glass. Do you think it's salty or fresh? So class, what it will be? Of course it will be salty. Can you explain the process of separating water from the mixture of salt and water? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन किया है फ्रॉम सी वाटर, वही प्रोसेस होगा इसके लिए भी। बल्कि मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने कुछ घंटे का है ना, आप इसे कुछ दिन भी रखेंगे तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि इस बाउल में आपको सिर्फ सॉल्ट नज़र आएगा, वाटर इवापोरेट हो चुका होगा। So class, we read some interesting topics today about separating mixtures. सबसे पहले हमने देखा कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स में चूँकि केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है, मतलब उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब नहीं होती है, तो इसलिए आप उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सो वी रेड अबाउट फिल्टरेशन, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन, कि किस तरह इन प्रोसेसेस से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो क्लास, अब आपका एक प्रोसेस रह गया है, उसके अलावा सेफ्टी इन साइंस है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज़ quite conceptual, so if you have any question, let me know. Today we are going to discuss paper chromatography. What is the word? Paper chromatography. So as you know, we are studying separating mixtures, यानी कि ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। In mixtures, there is no chemical change. As you read the examples of salad or salt in water, तो उनमें कोई chemical change नहीं होता. They are just mixture. So इसलिए इनको separate करना आसान होता है। इसमें हमने first step पढ़ा था filtration का. So what was in filtration? हम सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट कर रहे थे, इसकी एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी थी। फिर सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल वी स्टडीड अबाउट नैफ्थलीन बॉल्स। एंड देन डिस्टिलेशन में हमने एग्जांपल्स पढ़ी क्रूड ऑयल की, सी वाटर की, कि किस तरह हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो टुडे वी विल डिस्कस paper
chromatography. Okay, so what is this? Basically, as the name indicates, we will use a paper, a special paper in this process. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल करते हैं. If you look at your clothes, आपके clothes different colors के होते हैं. There are different colors in your clothes. They are made of different colors और variety of colors. But basically तो कुछ primary colors होते हैं, secondary colors like येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, यही कुछ बेसिक कलर्स होते हैं. बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो इनको मिक्स करके बनते हैं. तो डाइज में क्या होता है कि आप कलर अपनी पसंद का जो सा भी आपको कलर चाहिए वो आप डाई कर सकते हैं अपने क्लॉथ्स में. उसके अलावा इंक में भी ये होता है कि मिक्स करके एक अपनी मर्ज़ी का कलर बनाया जाता है. फूड में भी फूड फ्लेवर्स होते हैं. एज यू नो, लाइक वी हैव ग्रीन and blue. These are the two primary colors. अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो पर्पल कलर बनेगा. ओके, तो इसका मतलब है कि पर्पल कलर एक प्योर कलर नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है. पर्पल कलर इज़ नॉट अ प्योर कलर, इट इज़ अ मिक्सचर. सो अगर आपने पर्पल कलर की कोई चीज़ है, कोई भी फूड आइटम है या इंक है, उसको आपने इन दोनों से उसको अगर आपने उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो आप क्या करेंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करेंगे. यू विल यूज़ दिस मेथड. डाइज, इंक या फूड और इंक के लिए ज़्यादातर हम इस्तेमाल कर लेते हैं. डाइज के लिए हम इसे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये एक लेबॉर्ट्री लेवल एक्सपेरिमेंट है. यू कैन नॉट यूज़ इट फॉर क्लॉथ्स. उसके बाद इसकी सेपरेशन किस बेसिस पे होती है? जैसे आपने पढ़ा था डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में सेपरेशन हो रही थी ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन यू विल ऐड सम सॉल्ट इन इट. ओके, अगर आप एक ग्लास में सपोज 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो इजीली इट विल डिज़ोल्व इन वाटर. सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा. लेकिन आप अगर सॉल्ट की तादाद ज़्यादा करते रहेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी मुश्किल होती रहेगी. एक दफ़ा डालें, फिर एक और स्पून, देन एक 1 मोर स्पून, तो क्या होगा कि सॉल्ट पार्टिकल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे. फर्स्ट स्पून में यूनिफॉर्म अपीयरेंस होगी, बिल्कुल प्योर ग्लास होगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप बढ़ाते रहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती रहेगी. सो एक चीज़ किसी चीज़ में, यानी एक जैसे सॉल्ट है तो सॉल्ट इसमें सॉल्यूट है और वाटर इसमें सॉल्वेंट है. ओके, अगर आप दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है, जैसे कि पानी ज़्यादा मिकदार में होता है तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और सॉल्ट कम मिकदार में होता है तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूट. तो ये दो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं तो इनका जो प्रोसेस बनेगा दैट विल बी सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम देखेंगे कि किस तरह डाइज को हम सेपरेट कर सकते हैं. वी विल स्टडी इन डिटेल इन द एक्सपेरिमेंट. उसके अलावा है कि जो जितना सॉल्युबल होगा उतना ही फास्टर मूव करेगा. सो वी विल लुक दिस इन दिस प्रोसेस. इसमें क्या होता है कि आपने किस तरह क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है. सबसे पहले एक टैंक होता है, दिस इज़ अ टैंक, जिसमें आप एक सोल्यूशन ऐड कर देंगे, बल्कि सॉल्वेंट आप कह सकते हैं. यू विल ऐड अ सॉल्वेंट. एज आई टोल्ड यू कि जब आपको कहीं पे भी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, वेयर एवर यू आर स्टडिंग सॉल्युबिलिटी, तो उसमें दो चीज़ें होंगी, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. किसी भी चीज़ को एक चीज़ में हल कर रहे हैं, सॉल्युबल कर रहे हैं, तो दो चीज़ें हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट. जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में है, मोर क्वांटिटी, वो होगा सॉल्वेंट, और जो कम मिकदार में है वो होगा सॉल्यूट. फॉर एग्जांपल, वाटर और सॉल्ट में वाटर विल बी सॉल्वेंट एंड सॉल्ट विल बी सॉल्यूट. ओके, तो दिस इज़ अ टैंक
और इसमें आपने एक सॉल्वेंट डाल दिया है, यानी कि इसमें आप कुछ ना कुछ डिज़ोल्व करेंगे। अब इसके अंदर हम डालते हैं एक पेपर, इसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं। एक स्पेशल पेपर होता है विच इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राम, उसको हमने इस सॉल्वेंट के अंदर डिप करना है। ये जैसे आपको नज़र आया है, ये ब्लू लाइन और ये ग्रीन लाइन, ये थोड़ा सा पोर्शन होता है जिसको हमने सोल्यूशन के अंदर डिप करना है। लेकिन उससे पहले आप पेपर के अंदर कोई ना कोई डाई ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, यू विल टेक 3 इंक्स, एक आप लेंगे ब्लैक, then you will take blue and then you will take green। इन तीनों को मिक्स करके आप एक डाई बना देंगे और वो यहाँ पे लगा देंगे। इसमें आप वो दोनों, क्योंकि कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये 3 डाई आपने लिए। As I told you that green and blue they are combined to form purple color, so similarly they will give a proper color, a proper dye when you will mix black, blue and green। तो ये 3 डाइज हैं जो आपने मिक्स कर दिए और उसको आपने एक ड्रॉपर से इस पेपर पर डाल दिया। देयर विल बी ओनली अ 1 ड्रॉप एट द बॉटम ऑफ द पेपर। उसके बाद ये एक टैंक है जिसमें एक सॉल्वेंट डाला हुआ है और उसके अंदर हमने इसको डिप कर दिए। इस तरह आपने डिप करना है कि नीचे का थोड़ा सा पोर्शन डिप हो और जो आपका डाई का स्पॉट है वो सोल्यूशन के अंदर ना जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट मे टेक इवन 24 आवर्स व्हेन पीपल और स्टूडेंट्स डू दिस प्रैक्टिकल इन लेबॉर्ट्री। तो वो क्या करते हैं कि वो एक दिन में टैंक के अंदर फिल्टर पेपर लगा देते हैं, फिर वो अगले दिन आके ऑब्जर्व करते हैं। इवन 2 दिन भी लग जाते हैं इसको करने में। तो ये एक लगा दिया, लगा के छोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम आवर्स आप देखेंगे कि जो सॉलेबल जो डाई ज़्यादा सॉलेबल है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ग्रीन, सो इसका मतलब है कि ग्रीन जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलेबल है इस सॉल्वेंट में। ये सॉल्वेंट है, जैसे आपके पास वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर एक सॉल्वेंट है, इसमें आप अगर सॉल्ट डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, इवन ऑयल डाल रहे हैं, तो हर चीज़ की सॉलेबिलिटी डिफरेंट होगी। सॉल्ट की सबसे ज़्यादा होगी, शुगर की उससे कम होगी और ऑयल इसमें सॉलेबल है ही नहीं। ओके, सो एज द सॉल्वेंट इज़ द सेम, लेकिन जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो डिफरेंट है, तो उसी हिसाब से सॉलेबिलिटी होती है। तो अब यहाँ पे जैसे वाटर और सॉल्ट की एग्जांपल में वाटर एक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे भी एक सॉल्वेंट है, और जो डाई में जितने भी कलर्स हैं वो सब के सब क्या होंगे, सॉल्यूट। तो जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है वो सबसे पहले हमें नज़र आएगा। हो सकता है आपको नेक्स्ट डे में ये 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, ग्रीन की और ब्लू की, और उसके अगले दिन आपको ग्रीन, ब्लू और ब्लैक लाइन भी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा ग्रीन, देन होगा ब्लू एंड देन ब्लैक। सो इस तरह से सॉल्युबिलिटी मेजर करते हैं कि जो जितना सॉल्युबल है उस बेसिस पे आपने देखें ये एक डाई था और पेपर क्रोमेटोग्राफी से आपने उसको 3 पोर्शंस में सेपरेट कर लिया। ओके क्लास, लेट्स रिवाइंड द टॉपिक। वी वर स्टडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ जो डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके, डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके बनती है, जैसे कि डाइज़ है, इंक है, फूड है, उनके कलर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सो उसके लिए हम एक टैंक लेंगे, एक सॉल्वेंट ऐड करेंगे, उसके अंदर हम पेपर ऐड करेंगे, पेपर के ऊपर डाई होगा। पेपर कम्प्लीटली डिप नहीं होगा, थोड़ा सा डिप होगा सॉल्वेंट में, और डाई आपने ऐड कर दिया है, और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि तीनों डाइज जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। जो जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले आपको नज़र आएगा, फिर उसके बाद This figure is drawn on your book, page number 54, figure 5.12. Chromatography work to separate different dyes in inks. ये बिल्कुल इसी तरह का फिगर है कि पहले आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, नेक्स्ट में आपको 2 डाइज नज़र आ रहे हैं, और उससे नेक्स्ट में 3 नज़र आ रहे हैं। मोस्टली स्टार्टिंग हम 3 से ही करते हैं, 3 डाइज को मिक्स करके एक डाई बनाते हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट लोअर लेवल पे, लोअर ग्रेड्स में हम इसी तरह करेंगे। अब हम इसको रीड कर लेते हैं फ्रॉम द बुक।
So open your books, page number 54, paper chromatography. Dyes and inks are mixed to make the colors for food, cloths and pens. Okay, pens में, cloths में, food में, in all these three things हम कलर्स जो है वो मिक्स करके ये चीज़ें बनाते हैं, एक ही कलर से नहीं बनती हैं. We can use a method called chromatography to find if the color in the ink of a pen is a pure dye or a mixture of dyes. So you will see that either it is a pure color or a mixture. Chromatography is the separation of colored chemicals. It works because some components of a mixture are more soluble than others. As you can see here, green जो है वो more soluble है, तो वो आपको पहले नज़र आ रहा है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है. तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले आपको नज़र आ जाएगा. In paper chromatography, special paper is used to separate the colored components in a mixture. Chromatography only works for soluble dyes like in food and pen, not the dyes in cloths. The most soluble dyes move faster on a filter paper than less soluble dyes. ठीक है, फास्टर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सबसे पहले आपको नज़र आया है. ये लाजमी नहीं है कि ग्रीन सिर्फ इतना ही हो, ये ग्रीन हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र आ रहा हो, और ब्लू जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रीन सबसे पहले आपको नज़र आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद आपको ब्लू नज़र आया है तो ब्लू से नेक्स्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, और ब्लैक आपको सबसे एंड पे नज़र आया है. सो ये क्या होगा, सबसे कम सॉल्युबल. वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ ऐड की है. तो जो आपको क्रोमेटोग्राम पे जिस तरह की भी फिगर मिलेगी वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ dye. So there is also an activity 5.8 in which you will need a beaker, a medicine dropper, a filter paper and solution of dye or ink. ये आप खुद भी कर सकते हैं. अगर आप क्रोमेटोग्राम यूज़ नहीं कर रहे तो आप सिंपली एक फ़िल्टर पेपर यूज़ कर लें. आपने एक बीकर लेना है. You will take a beaker, आप इधर लेते हैं, और उसके ऊपर आपने फ़िल्टर पेपर रख देना है और उसके ऊपर आप डाई ऐड कर दें मिक्स करके. यू विल ऐड द डाई. और क्या होगा प्रोसीजर देखिएगा. प्लेस अ फिल्टर पेपर ऑन द बीकर, पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन द मिडल ऑफ द फिल्टर पेपर. Soon you will see different bands of color on the filter paper. Each band shows the presence of a different component of the solution. Why do bands of colors appear on the filter paper? अब बेसिकली ये जो bands हैं ये filter paper पे स्प्रेड हो जाएंगे. They will spread on the filter paper. हालांकि यहाँ पे solution नहीं है. जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा है कि आपको टैंक के अंदर कोई सोल्यूशन ऐड करना है, लेकिन आप जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें जस्ट एक बीकर है और फिल्टर पेपर है. लेकिन जैसे आप फिल्टर पेपर पे इंक डालेंगे तो वो फैल जाएगी और उसके जो कलर्स हैं, जैसे आप फिगर में देखिएगा कि बाउंड्री जो है वो येलो है और सेंटर में ग्रीन है. तो फिल्टर पेपर पे ऐड करने से वो थोड़ा सेपरेट हो जाएगा. लेकिन वैसे एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सोल्यूशन लाजमी चाहिए होता है जिसमें हम इसे ऐड करते हैं क्रोमेटोग्राम को. सो आवर लास्ट टॉपिक इज़ सेफ्टी इन साइंस. यानी कि आपको ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसके लिए आपको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए. सो लेट्स रीड इट. You need to be careful when doing science activities. Here are some safety tips to remember. Listen to your teacher's instructions carefully. तो कोई भी काम करने से पहले जो instructions आपको दी जाती हैं उनको सुनना भी है और उनको फॉलो भी करना है. जैसे आप देखिए पेज नंबर 53 पे सब्लिमेशन का एक एक्टिविटी है, सब्लिमेशन की एक्टिविटी है जिसमें बंसन बर्नर है. तो इसको आपने बहुत एहतियात से यूज़ करना होता है बिकॉज इट कैन कैच फायर. नेक्स्ट, रीड ईच एक्टिविटी केयरफुली. तो एक्टिविटी को करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद करना है. नेवर टेस्ट और स्मेल मटेरियल्स अनलेस योर टीचर टेल्स यू टू डू. सो एक लेबॉर्ट्री में, एक केमिस्ट्री लैब में स्पेशली ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी स्मेल बहुत अलग होती है और जिनका टेस्ट भी, लेकिन उनको आपने ना कभी स्मेल करना है ना टेस्ट करना है अनटिल और अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू दिस. हैंडल सीजर्स एंड अदर शार्प थिंग्स केयरफुली. तो कैंची है या दूसरी जितनी भी तेज़ चीज़ें हैं
जो आप यूज़ करेंगे उनको आपने बहुत केयरफुली यूज़ करना है। कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीजर्मिंग करनी चाहिए हर जगह की, ताकि आपकी वर्क प्लेस जो है वो नीट एंड क्लीन हो। डीजर्मिंग में ये होता है कि वहाँ से आप जर्म्स ख़त्म कर देते हैं। योर वर्क प्लेस शुड बी नीट एंड क्लीन। इसके लिए हम जो प्रोसेस करते हैं दैट इज़ डीजर्मिंग, वहाँ से जर्म्स ख़त्म करते हैं। अक्सर ये एक प्रोसेस इसमें होता है हीटिंग, जैसे आपने पढ़ा है माइक्रोस्कोप, आई गेस देयर वाज योर फर्स्ट चैप्टर जिसमें आपने माइक्रोस्कोप और ग्लास स्लाइड्स को पढ़ा था। तो ये एक ग्लास स्लाइड होती है जिसके ऊपर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसको क्या करते हैं कि जस्ट एक फ्लेम है और उसके ऊपर से स्लाइड को गुजार देते हैं। फ्लेम है, उसके ऊपर से आप उसे गुजारेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सारे जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा अल्कोहल स्प्रे होता है, आप अपनी पूरी लैब में भी कर सकते हैं और अपने हैंड्स पे भी, वहाँ से सारे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट या एक प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले उस एरिया को और अपने हैंड्स को भी साफ़ करना पड़ता है ताकि आपकी तरफ से कोई उसमें एडिशन ना हो जाए। टेल योर टीचर एट वंस इफ़ यू सी समथिंग दैट लुक्स अनसेफ, कोई भी अनसेफ आपको चीज़ नज़र आ रही है आप बताएं। एंड वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के बाद आपने हाथ अच्छी तरह धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं, सो दैट आपको काम करते हुए कोई जर्म्स या कोई केमिकल लग गया है तो वो साफ़ हो जाए। ओके क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। हमने पढ़े इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फिर एलिमेंट्स। देन वी रेड अबाउट सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। फिर क्लासिफिकेशन थी मेटल्स और नॉन मेटल्स में, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, और फिर मिक्सचर्स को सेपरेट करने के तरीके। नाउ ओपन योर PDF दैट वी हैव सेंड थ्रू व्हाट्सएप। अब हम उसकी जो एक्सरसाइज है वो स्टडी करेंगे, एक्सरसाइज और बुक वर्क। पेज नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 1 है राइट प्रॉपर टर्म। Question number 1, write proper term. So, atoms. First one is building blocks of matter. मैटर किससे बनता है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। और बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा है कि मैटर बनता है एटम से। नेक्स्ट वन, द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अगर एक मैटर में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हों तो क्या होगा? देखिए आपने पढ़े मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ सेम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ये अभी देखिए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे सेपरेशन को क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। नेक्स्ट वन, द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स। अभी हमारा लास्ट टॉपिक था पेपर क्रोमेटोग्राफी। सिर्फ क्रोमेटोग्राफी भी लिख सकते हैं आप या पेपर क्रोमेटोग्राफी भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन में ओनली क्रोमेटोग्राफी लिखा है तो आप क्रोमेटोग्राफी लिखते हैं।
A solid changes into vapors without becoming a liquid. This is sublimation. Solid directly converts into gas without the liquid form. This is called sublimation. So our next question is multiple choice questions. When elements are joined chemically in a compound, इसका आंसर है lose their original properties. ये हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था, जैसे कि वही कॉमन एग्जांपल है वाटर की, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिक्स होते हैं और वाटर बनता है। तो पहले हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों कंबाइन होके क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। तो जब केमिकल कॉम्पोजिशन होता है तो जो चीज़ें पहले थी बाद में उनकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, दे लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट्स? कौन सी चीज़ है जो एलिमेंट्स में नहीं होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल द पार्टिकल्स आर अलाइक। तो एलिमेंट्स में हमने पढ़ा है यहाँ पे कि एलिमेंट्स के तमाम एटम्स सेम होते हैं, तो ये ठीक है। उसके बाद है कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ये भी ठीक है। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सो इट विल बी द राइट ऑप्शन। कैन बी ब्रोकन डाउन into simpler substances. जैसे कि गोल्ड की एग्जांपल थी, सो आई टोल्ड यू इन एलिमेंट्स कि कोई भी एलिमेंट होता है या जैसे गोल्ड है, उसको आप जितना मर्जी ब्रेक करें, इतना बड़ा पीस है या इतना पीस है, दोनों में क्या होगा, गोल्ड ही होगा। बोथ विल हैव गोल्ड। इसको हम जितना मर्जी छोटा कर लें, इससे कोई और सिंपलर सब्सटेंस नहीं निकलेगा, सो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। व्हिच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड? ऑप्शंस देखिए, पहली ऑप्शन है कार्बन, कार्बन एलिमेंट है तो ये गलत हो गया। क्लोरीन, ये भी गलत हो गया क्योंकि क्लोरीन भी एलिमेंट है। सोडियम, सोडियम भी एलिमेंट है। और नंबर थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक कंपाउंड है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सोडियम क्लोराइड। कंपाउंड क्या होता है, जो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सी? तो आपने सी वाटर को किस पर डिस्कस किया था, डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन में आपने पढ़ा कि सी वाटर को हम किस तरह ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं, सो द राइट ऑप्शन विल बी डिस्टिलेशन। और लास्ट एमसीक्यू है, हाउ कैन यू सी द कलर्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स? चॉकलेट बीन्स हैं ब्राइट कलर्ड, आप यू मे हैव ईटन देम एज वेल, सो उसको आप किस तरह डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ये अभी आपने पढ़ा है पेपर। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो सेम वही हैं जैसे कि बुक में दिए हुए हैं और हम पढ़ चुके हैं। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें सिंबल्स हैं, सिंबल्स भी पीछे टेबल में दिए हुए हैं सारे, लेकिन हम अभी सब डिस्कस कर लेते हैं। यह आपका बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन 5। पोटाशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, गोल्ड
mercury and silver. सो जिनके सिंबल्स उनके लैटिन नेम से लिए गए हैं वो लैटिन नेम मैंने सामने लिख दिए हैं। तो ये आपको, ये नहीं कि आपको पेपर में इसको लिखने की ज़रूरत पड़े या आपको लिखा हुआ मिले, ये जस्ट अभी मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं। हाइड्रोजन एंड आर्जेंटम। ओके, सो पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल होता है के। इट ऑफ कोर्स इसका लैटिन नेम के से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको हम के देते हैं। पी जो है दैट इज़ फॉर फॉस्फोरस, तो इसलिए हम पोटाशियम के लिए पी यूज़ नहीं करते, के यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन बिल्कुल सेम होगा, एन। नाउ सोडियम, एस हम नहीं यूज़ कर सकते, एस हम सल्फर के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, सो वी विल यूज़ एन। नो, एन नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज एन जो है वो नाइट्रोजन के लिए है, तो हम क्या करेंगे, एन ए। कीप इट इन माइंड कि जो आप दूसरा अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं वो स्मॉल होना चाहिए, पहला हमेशा कैपिटल होना चाहिए। देन इन तीनों जो है, इन तीनों केसेस में उनके लैटिन नेम से उनके सिंबल लिए गए हैं। गोल्ड का नाम होता है ऑरम, सो इट इज़ कॉल्ड, इट्स सिंबल इज AU। मरकरी का नाम होता है हाइड्रोजन, सो इट इज HG। HY, HD कुछ नहीं, इन्होंने HG इसको सिंबल दिया है। सिल्वर का नाम होता है आर्जेंटम, सो इट विल बी AR। दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन 5 in which you have to write symbols. Okay, now consider your PDF. उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके चैप्टर में से ही हैं। मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग में हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं इन एक्सटेंड योर थिंकिंग। इसमें आपने PDF को फॉलो करना है, बुक को नहीं। जो आपको नंबर इसमें दिया गया है वही नंबर हम फॉलो करेंगे। एक्सटेंड योर थिंकिंग। सो क्वेश्चन 1 है, Why is water said to be a compound instead of element? और इसका आंसर है वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, इट इज़ मेड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज़ वाई वाटर इज सेड टू बी अ कंपाउंड। सो आई गेस दिस इज सच अ सिंपल आंसर। और ये शुरू से आप इस चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको डिस्कस करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि वाटर उन्होंने पूछा है कि इसको हम कंपाउंड कहते हैं, एलिमेंट क्यों नहीं कहते, वाई वी डू नॉट कॉल इट एन एलिमेंट। सो वाटर एलिमेंट नहीं है, ये दरअसल कंपाउंड है। किन चीज़ों का? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो इंडिविजुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको मिलाने से जो वाटर बन रहा है दैट इज कंपाउंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब अ प्रोसीजर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स। और आंसर है pour the mixture through a filter to remove the larger pebbles, next add water to dissolve the water and then filter out pepper, finally evaporate the water to leave the salt behind। तो आपको एक मिक्सचर दिया गया है, किस तरह का मिक्सचर है?
इसमें कुछ पत्थर है, पेबल्स, ओके। उसके बाद उसमें पेपर है, ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, और उसके बाद है नमक। कि आपको मिक्सचर दे दिया है उन्होंने। अब उन्होंने आपको कहा है, या आपको कहा गया है कि इसको आपने सेपरेट करना है। These one are pebbles, this is pepper and this is salt। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? सॉल्ट। तो जितना बड़ा साइज होता है उसको रिमूव करना सबसे इजी होता है, ओके। वैसे आप पेबल्स को मैकेनिकली भी रिमूव कर सकते हैं खुद से हाथों से हटा के, लेकिन हमने इस तरह करना है कि कोई पेबल ना रहे, तो वो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस मिक्सचर को हम एक फ़िल्टर से गुजारेंगे। आपको पता है फ़िल्टर में क्या करते हैं? एक फ़नल लेंगे, नीचे बीकर रखेंगे और उस पर हम फ़िल्टर लगा देंगे। जब हम ये मिक्सचर इस पर डालेंगे तो सारे जो पेबल्स हैं, पेबल्स किस कलर में हैं? ब्लैक कलर में, तो सारे पेबल्स ऊपर जमा हो जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा? सॉल्ट एंड पेपर, ओके। ये सॉल्ट एंड पेपर नीचे आ गया। तो ये आपका एक मिक्सचर है सॉल्ट, पेपर और पेबल्स का, जिसमें आपने पेबल्स को सबसे पहले फिल्टर कर लिया। अब इस बीकर के अंदर आपके पास आ गया है, इन दिस बीकर यू हैव सॉल्ट एंड पेपर, ये दो चीज़ें। अब इनको हमने सेपरेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों सॉलिड हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें कोई और तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद हम फिर से इसको फिल्टर करेंगे। वी विल अगेन फिल्टर इट। पहले हमने फ़िल्टर किया, पेबल्स निकल गए। अब नेक्स्ट टाइम हम फिल्टर करेंगे पानी डालकर। सो सॉल्ट और पेपर में से क्या चीज़ अलग हो जाएगी? जो चीज़ बड़ी है वो ऑफ कोर्स फिल्टर से नहीं गुजरेगी, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर से गुजर जाएंगे। तो क्या होगा कि जो पेपर है वो यहाँ आएगी और सॉल्ट जो है वो नीचे चला जाएगा, ओके। और उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फिर से आप सॉल्ट जो है उसमें पानी डाल दें। अब सिर्फ आपके पास सॉल्ट रह गया, उसे पानी नहीं डालना, इसमें ऑलरेडी वाटर ऐड है। क्योंकि यहाँ पे आपने वाटर ऐड किया है, तो आपने क्या करना है? इस वाटर को इवापोरेट करेंगे, इवापोरेशन होगी, और क्या होगा कि सिर्फ सॉल्ट पीछे रह जाएगा। यह आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा है एक आई गेस डिस्टिलेशन में, जिसमें हमने देखा है कि वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है, उसको हम जब सनी डे में रखेंगे कुछ घंटों के लिए, तो क्या होगा? वाटर इवापोरेट होगा और सॉल्ट रह जाएगा। फिर से देखते हैं, आपके पास एक मिक्सचर है सॉल्ट, पेपर एंड पेबल्स। दिस इज़ द मिक्सचर, ये आपको दिया गया है। पेबल्स ब्लैक में शो किए हैं, पेपर ग्रीन में और सॉल्ट ब्लू में। सबसे बड़ा साइज इसमें पेबल्स का है, फिर पेपर का, फिर सॉल्ट का। ये आपको मिक्सचर दिया गया है और आपने इन तीनों चीज़ों को सेपरेट करना है। तो 3 प्रोसेस हैं। 2 प्रोसेसेस में आप फिल्टरेशन कर रहे हैं और लास्ट प्रोसेस में आप इवापोरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिल्टर करेंगे, पेबल्स फिल्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम वाटर ऐड करेंगे, फिर से फिल्टर करेंगे तो पेपर, ब्लैक पेपर अलग हो जाएगी। और उसके बाद हम इस सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को हीट अप करें या सन में रखें तो वो इवापोरेशन होगी और सिर्फ सॉल्ट पार्टिकल्स पीछे रह जाएंगे। So this is how you will separate a mixture of salt, water and pebbles. So class of chapter is completed. इसके अलावा जितना भी काम है रिटर्न, उसमें सिर्फ वर्ड्स मीनिंग और डिक्टेशन वर्ड्स ही रह गए हैं, बाकी सब हमने डिस्कस कर लिया। So your chapter number 5 is completed. If you have any question, contact on school's phone number. Take care of yourself. Allah Hafiz.